स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मिस्टर नरेंद्र मोदी बन गए हैं तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री और ऐसे में उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप जो है वो हो रही है। वैसे तो मुझे दौरा बोलना चाहिए, विजिट बोलना चाहिए, बट नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर अब तक रहे हैं भारत के अंदर, उन सभी प्राइम मिनिस्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन ये होता है कि प्रधानमंत्री रहते वक्त जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थी उसमें क्या योगदान दिया। और ऐसे में नेहरू जी का काफी नाम सुनने को मिलता है जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। बट अगर आप बहुत अच्छे से वॉच कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेन्योर, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री बनते ही कुछ बड़े फैसलों के साथ अभी इटली की विजिट के लिए निकले हैं। और इटली में जा किस लिए रहे हैं, पर्पस क्या है जाने का? तो जी पर्पस है, नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं, G7 समिट। जी हाँ, G7 समिट के लिए जा रहे हैं इटली। और क्यों जा रहे हैं इटली? ऑल्दो हम G7 का पार्ट भी नहीं है, बट फिर भी जा रहे हैं एज अ आउटरीच कंट्री। हम लोग G7 को अटेंड करने जा रहे हैं। इससे पहले भी जर्मनी और फ्रांस मोदी जी जा चुके हैं G7 को अटेंड करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि G7 बेसिकली है क्या। अब बहुत सारी टर्म पॉलिटिकल साइंस के बच्चे सुन रहे हैं। अब इन टर्म्स में फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि G7 आपने सुना है, इसी तरह से G8, G15, G20। तो दैट इज अ ग्रुप नंबर ऑफ कंट्रीज के हिसाब से नाम मिला है G7। तो G7 जो है इसमें 7 कंट्रियां आती हैं। कौन कौन सी 7 कंट्री हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट। पहले रशिया भी इसका हिस्सा था, 2009 में रशिया को भी मेंबरशिप मिली थी, तो ये G7 से G8 हो गया था। बट फिर क्रीमियन क्राइसिस के टाइम पर, क्रीमियन इशू के टाइम पर रशिया को सस्पेंड कर दिया गया 2014 में, और फिर G8 दोबारा से G7 हो गया। बट यहाँ पर जितनी भी ग्रुपिंग है थ्रू आउट दी वर्ल्ड, अलग अलग ग्रुपिंग जो चलती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं G7 का ही जिक्र करूं तो ये 7 इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज हैं। वो कंट्रीज हैं जहां पर इंडस्ट्री काफी डेवलपमेंट हो रही है और इनकी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग और एडवांस मानी जाती है। और ऐसे में इन कंट्रीज के साथ जुड़ना भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लगातार एक उभरती हुई इकोनॉमी के तौर पर दुनिया के सामने आ रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो G7 को अटेंड करने गए हैं। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि अगर हम G7 का हिस्सा नहीं है तो G7 जैसे समिट को अटेंड करके फायदा क्या मिलेगा? देखिए, कोई भी इंटरनेशनल ग्रुपिंग जो होती है वो कुछ मोटोस को लेकर, कुछ एजेंडास को लेकर, कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को लेकर वर्क करती है। ऐसे में G7 का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो इकोनॉमीज को बूस्ट करना है, और साथ ही जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको जितना ज्यादा स्प्रेड किया जा सके उस पर काम करते हैं। और ऐसे में इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सिनेरियो में। साथ ही इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम लोग जुड़े G7 के साथ, और इसलिए जब भी इनविटेशन इंडिया को मिलता है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को बुलाया गया है, चाइना को बुलाया गया है, ब्राजील को बुलाया गया है, और भी कुछ देश अफ्रीकन नेशंस को भी बुलाया गया है। अब ऐसे में एक क्वेश्चन अभी जो उठा है स्पेशली इस G7 के साथ, वो है कनाडा का G7 में होना। जी हाँ, इंडिया और कनाडा के रिलेशंस इस समय काफी ज्यादा बिटरनेस को फेस कर रहे हैं, जिसका एक बड़ा इशू जो है वो है खालिस्तान से जुड़े हुए इशू। जहां एक तरफ इंडिया खालिस्तानी मूवमेंट को या खालिस्तान के डिमांड को, एक सेपरेट स्टेट के डिमांड को 101% डिनाई करती है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा ना सिर्फ इस डिमांड को सपोर्ट कर रहा है बल्कि उन सभी लोगों को जो कि इस डिमांड को कर रहे हैं उनको शरण भी दे रहा है और उनको ग्रोथ करने में भी हेल्प कर रहा है। यहाँ तक कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, आप उनको भी देख सकते हैं। अभी आपको एक फोटो में दिखाऊंगा जहां जस्टिन ट्रूडो खुद जाके एक ऐसे एक तरह से मंच पे खड़े हो रहे हैं जहां खालिस्तान की डिमांड हो रही है। अब उनकी भी कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां रही होंगी, कोलाइशन तो वहां पर भी चलता है। अब इंडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए हैं तो 60 गार्ड से गवर्नमेंट बनी है, तो अब ये क्वेश्चन उठ रहे हैं कितने स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की एक्टिविटीज आगे रहेंगी या नहीं रहेंगी, कितने बड़े फैसले ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। बट यहाँ पर जो कनाडा के साथ इशू है ये बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन, और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो हमें देखने को मिलेंगे इंडिया और कनाडा के रिलेशन पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब दो देशों के बीच में रिलेशन खराब होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा टेंशन उनको हो जाती है जो, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो जाते हैं, जैसे कि बीच में भी हुआ था कि भाई पूरा वीजा देना ही बंद कर दिया था, तो ऐसे में क्या होता है जो स्टूडेंट वहां रह रहे हैं, जो
लोग जॉब करने गए हैं, जो इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं, जो लोग पीआर अप्लाई कर रहे हैं, सबके सब फंस जाते हैं। तो हजारों कई बार लोगों को, स्टूडेंट्स को ये झेलना पड़ता है। बट राइट नाउ यहाँ पर इंडिया और कनाडा के रिलेशन बहुत खराब हैं, तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या कोई इंटरेक्शन जस्टिन ट्रूडो के साथ भी होता है, पीएम मोदी का। दूसरी तरफ बात करूं अगर फ्रांस की, तो इंडिया के रिश्ते काफी बेहतर हैं और इन रिश्तों में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव किया जब राफेल की डील हम लोगों ने फ्रांस के साथ कर दी। और साथ ही फ्रांस को एक और बड़ा लालच है, हम मरीन रफाल को भी लेना चाह रहे हैं। जी हाँ, अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इंडिया उनको धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और उसके लिए भी हमें फाइटर जेट्स की जरूरत है, ऐसे जेट्स की जो कि समुद्र के अंदर किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड हो सके, और ऐसे में रफेल हमारी पहली चॉइस है। तो फ्रांस का इंडिया को सपोर्ट करना इधर बहुत जरूरी हो जाता है। बात की जाए अगर जर्मनी की, तो जर्मनी के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, बहुत सुंदर या बहुत खराब ऐसा कुछ नहीं कह सकते। इटली की बात की जाए तो यहाँ के रिलेशन तो काफी अच्छे ही हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर जो हैं विजिट करती रहती हैं, और अब जिस तरह से उस सत्ता में दोबारा वापस आई हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान की अगर बात करें तो जापान से इंडिया के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं और लगातार हमने देखा है कि इंडिया और जापान मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ काम करते रहते हैं। इवन इंडिया के अंदर अभी जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है वो भी जापान ही लेके आ रहा है। वहीं बात की जाए यूके की और यूनाइटेड स्टेट्स की, तो दोनों ही जगहों से हमारे रिलेशन स्टेबल हैं। जबकि यूएसए की मैं बात करूं तो यहाँ तो रिलेशन बेहतर ही हैं हमारे। तो ऐसे में इंडिया का जुड़ना इस मंच के साथ, G7 के साथ, हमारे लिए इकोनॉमिकली और जो डिप्लोमेटिक हमारी एक अचीवमेंट है उसके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही जिस तरह की टेंशंस चाइना की वजह से बढ़ रही हैं धीरे धीरे, चाहे वो पॉलिटिकल वे में हो, जियो पॉलिटिकल वे में, या फिर इकोनॉमिकल सिनेरियोज में हो, ऐसे में इंडिया जितना ज्यादा अपने आप को स्ट्रेंथनिंग करेगा विद द कोलैबोरेशन ऑफ G7 एंड अदर मीडियम्स, उतना ज्यादा इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया G7 के थ्रू और बाकी सारे मंच के थ्रू और अपनी इकोनॉमिकल जो स्ट्रेंथ को बढ़ाए, अपनी डिप्लोमेसी को इंक्रीज करे। इस वीडियो में आज हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया, आने वाली वीडियोस में हम और कुछ इस तरह के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पर यह बात भी समझनी जरूरी है कि अगर आप G7 की बात कर रहे हैं तो G7, हर कोई एक समिट जब होता है तो हर एक समिट की एक थीम होती है, एक मोटो होता है। अब यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर सेशन होने जा रहा है यहाँ पर भी कुछ थीम है, कुछ मोटो है। द प्रोग्राम इंक्लूड्स 6 वर्किंग सेशन ऑन अफ्रीका, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट, मिडिल ईस्ट, यूक्रेन, माइग्रेशन, इंडो पैसिफिक, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एज वेल। आउटर सेशन विद द इनवाइटेड नेशन, यहाँ देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीका, मेडिटेरियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, ये सारे मुद्दे जो हैं इस बार यहाँ पर डिस्कस किए जाने हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूक्रेन का जो इशू है ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो गया है जो यहाँ पर डिस्कस होना है। साथ ही हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर जो ब्रिक्स समिट अभी रिसेंटली हुआ है, ब्रिक्स में क्या डेवलपमेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे। और जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वन बाय वन हम इस चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जहां जीके, जीएस और करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप नेट क्रैकर्स के साथ जुड़िए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस के साथ अपनी नॉलेज को एनहेंस और अपडेट करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।